नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। साथियों, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग अपने भारत के भूगोल को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम लोग आज एक नई इंडस्ट्री की बात करेंगे जिसका नाम है सीमेंट उद्योग। ये क्लास लेक्चर आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए और उसके साथ में आपके जीआईसी लेक्चरर के लिए भी महत्वपूर्ण होगी, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। कॉन्सेप्ट को जरूर सीखिए ताकि आपके लिए जो भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको आप बखूबी टिक लगा सकते हैं, और न ही आप उसको सिर्फ टिक लगाएं बल्कि उसके साथ साथ में मुख्य परीक्षा के लिए जीआईसी के आप इसको लिखना भी सीखिए, तभी आपका पूरा टारगेट हो पाएगा। तो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सीमेंट उद्योग की। तो सीमेंट उद्योग को एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं आधारभूत उद्योग। सीमेंट उद्योग को हम लोग कहते हैं आधारभूत उद्योग। अब देखिए, आधारभूत उद्योग कहने का मतलब क्या है। आधारभूत का मतलब हो गया कि अगर ये इसको हम आधारभूत उद्योग कह रहे हैं सीमेंट को, तो इसका मतलब है कि इसके अलावा जितने भी उद्योग होंगे उन सभी उद्योगों में इनकी आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो ये क्या होते हैं कि चाहे वो लौह अयस्क उद्योग हो, लौह अयस्क उद्योग हो, या फिर एल्यूमिनियम उद्योग हो, या स्वयं सीमेंट उद्योग ही क्यों न हो, ये सभी क्या करता है, अन्य सभी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसे इसको आप समझ सकते हैं कि अन्य सभी उद्योगों के लिए आवश्यक होता है। अब दूसरी चीज बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भार ह्रास वाला उद्योग। भार ह्रास वाला उद्योग इसको कहा जाता है। तो भार ह्रास वाला उद्योग कहे जाने का मतलब क्या है कि इसमें जो कच्चा माल प्रयुक्त होगा, इसमें जो भी कच्चा माल प्रयुक्त होगा वो अशुद्ध प्रकार का कच्चा माल होगा। और अशुद्ध कच्चे माल का मतलब हो गया कि कच्चा माल अधिक होगा लेकिन जो उत्पाद होगा वो कम होगा। अब एक मोटे तौर पर देखते हैं कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में हम किन किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो भार ह्रास होने के साथ साथ में इसमें कच्चे माल के रूप में अगर बहुत बड़े स्तर पे देखा जाए, मोटा मोटा जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कोयला होता है, कोयला है, इसके बाद जिप्सम होता है, और इसके बाद चूना पत्थर होता है। अब कैसे ये भार ह्रास करता है इसका एक डाटा अगर समझें, मान लीजिए कि आपको 1 टन सीमेंट बनाना है। अगर 1 टन आपको सीमेंट बनाना है तो कोयले की जो मात्रा होगी वो 3.8 टन होगी, और जिप्सम जो होगा वो 0.3 टन के आसपास में होगा, और चूना पत्थर जो होगा वो 1.6 टन के आसपास होगा। तब जाकर के, और अगर इसमें और अन्य सामग्रियों को मिला लिया जाए, अन्य कच्चे माल के रूप में अन्य सामग्रियों को भी अगर हम मिला लें तो इसमें करीब करीब हो जाता है 1.2 टन के आसपास में। अन्य चीज़ों को भी अगर हम मिलाते हैं तब जाकर के ये पूरा 1 टन सीमेंट हमको प्राप्त होता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सीमेंट उद्योग का ज़्यादा विकास वहाँ होगा। अब यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, सीमेंट उद्योग का ज़्यादा विकास वहाँ होगा
जहां पर कोयला क्षेत्र होगा और चूना पत्थर का क्षेत्र होगा। इसके साथ साथ में जिप्सम भी आवश्यक होता है और अन्य सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है। जैसे एक यहाँ पर कच्चे माल के रूप में उद्योग से निकलने वाले जो कचरे होते हैं उनका भी इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग स्लज के नाम से जानते हैं। स्लज क्या होता है, इसको अगर ऐसे समझें तो लिख सकते हैं कि उद्योगों से निकलने वाला कचरा। इसको एक स्पेसिफिक नाम इसका होता है और नाम होता है वो स्लज। यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपका बना कि ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। बेसिक इंडस्ट्री होने के साथ साथ में भार हरास वाला उद्योग होता है। भार हरास उद्योग होने का मतलब होता है कच्चा माल, अशुद्ध इसमें कच्चे माल का प्रयोग होता है। और कच्चा माल जब ज़्यादा हो और उत्पाद उसका कम हो तो ऐसे कच्चे माल को हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्ध कच्चा माल। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से भी समझा कि अगर हमको एक टन सीमेंट की आवश्यकता है तो 3.8 टन हमको कोयला चाहिए, करीब करीब 0.3 टन हमको जिप्सम चाहिए और 1.6 टन यहाँ पर हमको चूना पत्थर चाहिए। और अन्य सामग्रियों की अगर बात करें तो 1.6 टन उसकी आवश्यकता 1.2 टन आवश्यकता होती है अन्य सामग्रियों की। और कच्चे माल के रूप में जो उद्योग से निकलने वाले कचरे होते हैं उसका भी इस्तेमाल होता है। उसको हम लोग एक स्पेसिफिक वर्ड्स के नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है स्लज, उसको कहा जाता है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपका ये बन गया कि सीमेंट इंडस्ट्री उसी क्षेत्र में होगी जहां पर हमको कोयला और चूने पत्थर की पर्याप्त मात्रा मिलती होगी। अब इससे एक छोटा सा एक आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर बना सकते हैं कि सीमेंट उद्योग हमको कहाँ मिल जाएगा, खास करके विंध्याचल के क्षेत्र में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे रीजन की अगर बात करें तो विंध्याचल का क्षेत्र आपको मिल जाएगा। और ये पूरा का पूरा बेल्ट ही आपको विंध्याचल के साथ में आपको गुजरात से लेकर के लास्ट में आपको छत्तीसगढ़ तक आपको ये मिल जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट आप बना सकते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री कोई भी होगी जहां पर हमको कच्चे माल की पूरी उपलब्धता होगी, वहीं पर हम सीमेंट इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग बात करें अगर कि क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं, तो महत्वपूर्ण बातों में हमको किसकी किसकी आवश्यकता होती है। तो पहला तो हमको हो गया कच्चा माल। अब कच्चे माल के रूप में आप किसको यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोयले को यूज करेंगे, फिर इसके बाद चूना पत्थर को यूज करेंगे, जिप्सम को, स्लज को। तो ये सभी क्या हो गया, कच्चा माल। इसके बाद में हमको जो आवश्यकता होती है वो होता है किसी भी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए आर्द्रता युक्त जलवायु, यानी कि नमी वहां पर नहीं होनी चाहिए, आर्द्रता युक्त जलवायु। उसके बाद हमको आवश्यकता होती है सस्ता श्रम की भी आवश्यकता होती है, लोगों को काम करने की। इसके बाद हमको परिवहन की आवश्यकता होती है और परिवहन में हमको न सिर्फ आंतरिक चाहिए बल्कि हमको बाह्य परिवहन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास बंदरगाह की भी व्यवस्था हो। और उसके साथ साथ में हमें एक बाजार की भी आवश्यकता होती है, तब जाकर के हमारी ये सीमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो सीमेंट के लिए ये स्पेसिफिक आवश्यकताएं होती हैं। कच्चा माल जिसकी हम लोगों ने बात किया, आर्द्रता युक्त हमको जलवायु चाहिए, इसकी भी हम लोगों ने बात किया, सस्ता श्रम चाहिए, परिवहन आंतरिक और बाह्य दोनों चाहिए, और फिर इसके बाद हमको एक अच्छा बाजार भी चाहिए ताकि हम जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे हैं सीमेंट का, उसका हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर सकें। तो यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ों को देखा। अब हम लोग बात करते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री का विकास कैसे होता है, कब इसकी शुरुआत होती है विश्व स्तर पे, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि भारत में सीमेंट इंडस्ट्री का विकास कैसे हुआ है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि जो सीमेंट होता है उसका पूरा नाम जो है वो होता है
पोर्टलैंड सीमेंट। तो आखिर इसका नाम पोर्टलैंड क्यों पड़ा है, ये भी आपसे एक सवाल आपके माइंड में आना चाहिए कि आखिर इसको हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले 1824 में। 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड में इसकी शुरुआत होती है। इसीलिए जो वर्तमान का सीमेंट है उसको हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। वास्तविक नाम यही होता है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग इसको केवल और केवल सीमेंट बोल देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो भारत में इसकी शुरुआत होती है वो होता है 1904 में। 1904 में जो इसकी सीमेंट बनाने की शुरुआत होती है वो होता है चेन्नई में। चेन्नई से इसकी शुरुआत होती है और समुद्री सीपियों से इसकी शुरुआत की जाती है। कच्चे माल के रूप में समुद्री सीपियों का यहां पर प्रयोग किया गया। समुद्री सीपियों का प्रयोग करके इसको सीमेंट बनाना स्टार्ट किया गया, लेकिन ये असफल रहा, इसमें सफलता नहीं मिल पाई। आप यहां लिख सकते हैं कि ये कैसा रहा, असफल रहा। फिर इसके बाद 1904 के बाद 1934 में कुछ कंपनियों का यहां पर मिक्स किया गया, करीब 8-10 कंपनियां थी, और 1934 में फिर एसीसी की स्थापना हुई। ठीक है। तो कई सारी कंपनियों को मिक्स करके यहां पर बनाया गया। 1934 में एसीसी की स्थापना हो जाती है। तो इस तरह से भारत में सीमेंट इंडस्ट्री का शुरुआत माना जाता है और धीरे धीरे यहां से इसकी प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं। अब हम लोग यहां पर क्षेत्रों की बात करते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री का ज़्यादा विकास किन क्षेत्रों में रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि चीज़ें बताने के लिए बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, लेकिन हमें वही चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को समझना है जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। बाकी फालतू की बातों में अगर आप अपना टाइम लॉस करते हैं, मेरा भी टाइम लॉस होता है, तो उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होता है। तो हम लोग टू द पॉइंट ही बात करते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत अब परेशान मत होइएगा कि अगर किसी किताब में आपको पूरा का पूरा एक क्रम दे दिया जाए तो उस क्रम को आप समझने के लिए परेशान होते रहिए, बस इतना आपके लिए पर्याप्त है। सवाल अगर मान लीजिए कि आपकी मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है जीआईसी के, तो आप वहां पर क्या लिखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारत में सीमेंट इंडस्ट्री के विकास पर टिप्पणी लिखिए, तो सीमेंट इंडस्ट्री के विकास पर अगर आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाता है तो वहां पर शॉर्ट नोट्स भी होता है। 50 वर्ड्स का हो सकता है, 100 वर्ड्स का हो सकता है, 200 वर्ड्स का हो सकता है। तो उसके लिए आपको बहुत यहाँ पर जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। इसी चीज़ को आप सेंटेंस में बना करके लिखेंगे, टू द पॉइंट आप लिखेंगे, तभी आप अपने परीक्षा में पूरी चीज़ों को लिख भी पाते हैं, और टिक करने वाली बात होगी तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्षेत्रों की बात करें तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जहां पर भी आपको कच्चे माल का पर्याप्त क्षेत्र मिल जाए, यानी कि कोयला मुख्य है, उसके बाद चूना पत्थर और जिप्सम, ये तीन चीजें जिन क्षेत्रों में हमको प्राप्त होती हैं वहीं पर सीमेंट इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने की प्रबल संभावना होती है। तो यहाँ पर पहला क्षेत्र अगर हम लोग देखें तो वो देखेंगे विंध्याचल क्षेत्र। पहला क्षेत्र कौन सा होगा, विंध्याचल क्षेत्र। और विंध्याचल क्षेत्र के साथ साथ में अगर हम लोग जगहों के नामों की बात करें तो एमपी में आप देखते हैं कि सतना है, सीमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, रीवा है, इसके बाद कटनी है। छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बिलासपुर मिल जाता है, इसके बाद रायपुर मिल जाता है,
गुजरात में देखेंगे तो आपको काठियावाड़ मिल जाएगा, पोरबंदर मिल जाएगा। इसके बाद अगर देखेंगे तो तेलंगाना में भी कुछ आपको मिल जाएगा, चूँकि यहाँ पर आप देखते हैं तो कोयले की उपलब्धता थोड़ी सी मिल जाती है। फिर इसके बाद अगर देखेंगे तमिलनाडु में तो सेवराई की पहाड़ी है, सेवराई की पहाड़ी। तो इन सभी क्षेत्रों में एक पूरा एक कंसेप्ट बनाने के लिए है कि ऐसे क्षेत्रों में आपको मिलता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर और कोयला पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। देखिए, कोयला और चूना पत्थर दोनों महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी हम टारगेट करते हैं चूना पत्थर को, कभी कभी टारगेट करते हैं कोयले को। तो दोनों में से जो भी सही लगता है उसी के हिसाब से कंपनियों को वहां पर इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन जो कच्चे माल का प्रयोग होता है उसको ध्यान में जरूर रखा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग अगर अब वितरण की बात करें कि कौन कौन से क्षेत्रों में आपको सीमेंट इंडस्ट्री देखने को मिल जाती है, तो वितरण में हम लोग अगर राजस्थान की बात करते हैं, पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में आपको कौन कौन सा ऐसा एरिया है या जिला है जहां पर आपको सीमेंट इंडस्ट्री लगाई गई है या लगाए जाने की प्रबल संभावना है। तो वो आपको इसमें मुख्य रूप से तो सतना ही मिलेगा। सतना मिलेगा, कटनी मिलेगा, रीवा मिलेगा, जबलपुर मिलेगा, रीवा, कटनी, जबलपुर मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको नीमच मिल जाएगा, मैहर मिल जाएगा। तो ये सारे क्षेत्र कैसे हैं? तो आप देखते हैं कि ये सारे एमपी के सतना, एमपी में सीमेंट इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण एरिया हैं। फिर इसके बाद राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में आपको मिल जाता है उदयपुर, इसके साथ साथ में सवाई माधोपुर। ये दो क्षेत्र इसके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भी आपको नागौर मिल जाता है, सिरोही मिल जाता है। तो ये भी सीमेंट के लिए राजस्थान में महत्वपूर्ण होते हैं। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाता है रायपुर, भाटपारा, रायपुर और भाटपारा, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको एक मांढर मिल जाता है, तो ये भी कहाँ पर है? आपके छत्तीसगढ़ में ही है। फिर इसके बाद अब गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में आपको क्या क्या मिल जाएगा? गुजरात में आपको वडोदरा मिल जाएगा, पोरबंदर मिल जाएगा और इसके अलावा आपको द्वारका मिल जाएगा। तो ये गुजरात में ऐसे क्षेत्र हैं जो कि आपको सीमेंट इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपको चुनार मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर चूने का अच्छा क्षेत्र होता है, मिर्ज़ापुर का एरिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर चुर्क मिल जाता है और उसके बाद डल्ला। तो ये सारे क्षेत्र आपको सीमेंट इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लौह अयस्क उद्योग की। लौह अयस्क उद्योग की, तो लौह अयस्क उद्योग में भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो लौह अयस्क उद्योग भी क्या होता है? ये भी एक प्रकार का आधारभूत उद्योग है। ये भी कैसा है? तो ये भी आधारभूत उद्योग होता है। आधारभूत उद्योग होने का मतलब आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि कच्चे माल के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर लोहा की कंपनी में कच्चे माल का प्रयोग, कच्चा माल इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है? तो इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण है
लौह के अयस्क को प्राप्त करना, और ये लौह अयस्क जो है वो चट्टानों से प्राप्त होता है। लौह अयस्क मिल गया। फिर इसके बाद कोयले की आवश्यकता होती है, और उसके बाद मैंगनीज की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद यहीं पर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर हमको शक्ति की आवश्यकता होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ में हमें सस्ता श्रम की आवश्यकता होगी, और उसके बाद हमको परिवहन की आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीज़ें कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। खास करके अगर हम लोग यहाँ तक की बात करें, यानी कि लौह के अयस्क, कोयला, मैग्नीज और शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, यहाँ मैन पावर की बात नहीं हो रही है। सस्ता श्रम और परिवहन, इन चार ऊपर के जो चार हैं, इनकी आवश्यकता कच्चे माल के रूप में ज़्यादा होती है। इसको हम कच्चे माल के रूप में इंक्लूड करते हैं। अब इसके बाद इन सभी चीज़ों की हमें इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होती है। इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके विकास की चर्चा करते हैं कि विकास इसका कब से शुरू होता है। तो इसके लिए जो सबसे पहली फैक्ट्री लगाई गई वो लगाया गया 1830 में, 1830 में इसकी पहली फैक्ट्री लगाई गई। और ये जो पहली फैक्ट्री थी ये लगाई गई तमिलनाडु के पोर्टो नोवो में, तमिलनाडु के पोर्टो नोवो में। ठीक है, तमिलनाडु के पोर्टो नोवो में हो गया। यहाँ पर असफलता इसको मिलती है, सफल नहीं हो पाई, असफल कंपनी रही। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1866 में 1866 में इसको बंद कर दिया गया। 1866 में इसको बंद कर दिया गया, जो भारत में लौह अयस्क की पहली कंपनी थी। फिर इसके बाद अब एक छोटा सा यहाँ पर गैप आता है। बहुत सारे इसके लिए प्रयास किए गए, लेकिन सभी प्रयास कहीं न कहीं असफल रहे। तो इससे क्या हुआ कि सफलता इसको नहीं मिली, और छोटी छोटी कई सारी कंपनियों को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। फिर क्या हुआ कि 1870 का समय आया। 1870 का ये एक बड़ा ही चेंजिंग टाइम था भारत में लौह इंडस्ट्री के लिए। तो 1870 में क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल के कुल्टी में, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के कुल्टी एक जगह है। तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स, नाम क्या था, बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से एक कंपनी की स्थापना की गई 1870 में। नाम इसका क्या रखा गया, बंगाल आयरन वर्क्स रखा गया। और ये एक सफल कंपनी के रूप में सामने आई, सफल रही है। क्लियर है। सफलता की शुरुआत लौह इंडस्ट्री को कहाँ से मिली, 1870 से। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1889 में, 1870 में तो स्थापित हुई, बीच में इसमें कुछ और कंपनियों को किया गया, लेकिन उसके बाद में 1889 में इसका नाम बदला गया, और नाम बदल के इसका रखा गया बराकर लौह अयस्क या इस्पात कंपनी, इसका नाम रखा गया। तो नाम इसका चेंज होता है, लेकिन अभी भी व्यावसायिक स्तर पर कि बहुत ज़्यादा हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें उस लेवल का लौह अयस्क हमारे यहाँ नहीं बनता था। 1870 और फिर 1889 तक की बात आ गई। फिर इसके बाद अब 19वीं सदी का दशक शुरू होता है। 19वीं सदी में 1907 की बात करें तो ये भी एक बड़ा ही क्रांतिकारी समय था भारत में लौह के लिए। 1907। अब 1907 में क्या हुआ कि यहाँ पर
लौह इंडस्ट्री की वास्तविक प्रगति देखने को मिल जाती है। तो लौह इंडस्ट्री की वास्तविक प्रगति कब से मानी जाती है? शुरुआत इसकी होती है तो 1907 से। 1907 से इसकी शुरुआत तब होती है जब झारखंड के साक्षी एक जगह है, वहाँ पर झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर यहाँ एक लौह अयस्क कंपनी की स्थापना हुई और इसका जो वर्तमान नाम है इसको आप टाटा नगर या फिर जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। टाटा नगर या इसी को जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में इसका नाम है। और फिर यहीं पर शुरुआत होती है टिस्को की। यहाँ तक कि जो इतिहास है वो आपको समझ में आया होगा टाटा आयरन स्टील कंपनी की। तो टिस्को की शुरुआत हो जाती है 1907 में। तो यहाँ तक का एक बार आप घटनाक्रम अगर देखें तो लौह अयस्क को भी हम एक प्रकार से आधारभूत उद्योग के रूप में जानते हैं। आधारभूत उद्योग का मतलब होता है कि अन्य सभी उद्योगों के लिए एक ये बेस प्रदान करता है। कच्चे माल के रूप में यहाँ पर लोहा जो कि चट्टानों से मिल जाता है, कोयला, मैग्नीज, शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी, सस्ता श्रम और परिवहन की आवश्यकता होती है। शुरुआत इसकी पहली बार 1830 में तमिलनाडु के पोर्टो नोवो में होती है, असफल होती है। 1866 में इसको बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद 1870 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में एक कंपनी की स्थापना होती है जिसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स और यही सफल रही। लेकिन सफल हुई फिर भी इसमें अभी इतना उत्पादन नहीं हो रहा था कि हम इसको व्यावसायिक स्तर पर प्रयोग कर सके। फिर 1889 में ही इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? बराकर लौह इस्पात कंपनी। तो बराकर लौह इस्पात कंपनी इसका नाम रखा गया। और फिर 1907 में टिस्को की स्थापना होती है। कहाँ पर? जमशेदजी टाटा ने इसका निर्माण करवाया, इसकी स्थापना करवाई। कहाँ पर? झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में जो इसका नाम है वो है टाटा नगर या इसी को हम लोग कहते हैं जमशेदपुर के नाम से। अब इसके बाद जो हम लोग टिस्को की चर्चा करते हैं तो टिस्को के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना है। ये सभी बातें आप तब अच्छे से और समझेंगे जब आप अयस्क संसाधन में जब हम लोगों ने बात किया था उसकी सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, तभी ये बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि कोई डाउट न बचे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कौन कौन से क्षेत्र हमको कहाँ से कौन कौन सा कच्चा माल मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले कोयले की बात करते हैं कि कोयला हमको कहाँ से प्राप्त होगा। कोयले को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो कोयला हमको दो जगहों से मुख्य तौर पर इसके लिए मिलता है। एक होता है आपका झारखंड से और यहाँ पर कौन सा है? झरिया है। झारखंड से झरिया मिल जाता है। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल के रानीगंज से, पश्चिम बंगाल के रानीगंज से हमको क्या मिल जाता है? कोयला मिल जाता है। तो इसमें कोयला कहाँ से मिलेगा? झरिया से और रानीगंज से। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर होता है चूना, डोलोमाइट। ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मिल जाता है वीर मित्रपुर, उड़ीसा का क्षेत्र वीर मित्रपुर। फिर पलामू है, हजारीबाग है, सब झारखंड के हजारीबाग। और उसके बाद रांची है। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिल जाता है? चूना और डोलोमाइट मिलता है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर जो कि इसका बेस है लौह अयस्क की बात करते हैं। तो लौह अयस्क देखिए जितने भी हमने आपको लोहा के क्षेत्र बताया था उन सभी जगहों से मिलेगा। तो यहाँ पर लौह अयस्क जो है ये हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो जाएगा?
तो लौह अयस्क हमको मुख्य तौर पर दो जगहों से प्राप्त होता है। एक होता है बादाम पहाड़ी, नाम आपने सुना होगा, बादाम पहाड़ी। ये कहाँ पर है? ओडिशा स्टेट में है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मयूरभंज। दूसरा जो है वो है नोवामुंडी। दूसरा जो है वो है नोवामुंडी, और ये क्षेत्र है झारखंड में, जिला है सिंहभूम। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है? लौह अयस्क। इसके बाद मैग्नीज भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैग्नीज हमको कहाँ से मिल जाता है? तो मैग्नीज हमको मिल जाता है खास करके नोवामुंडी से। मैग्नीज। स्वच्छ जल की अगर बात करें, स्वच्छ जल की अगर बात करें तो स्वच्छ जल हमको मिल जाता है स्वर्णरेखा और खरकई नदी से। इसकी सहायिका है स्वर्णरेखा और खरकई नदी है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी से हमको मिलता है स्वच्छ जल। इसके बाद शक्ति की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो वहाँ पर डीवीसी है, दामोदर वैली कारपोरेशन। डीवीसी से हमको क्या मिल जाता है? शक्ति मिल जाती है। सस्ता श्रम हमको कहाँ से मिल जाता है? सस्ता श्रम हमको कहाँ से मिल जाएगा? तो खास करके आसपास के जनजातीय क्षेत्रों से, और इसके अलावा गंगा घाटी की सघन आबादी से। गंगा घाटी की सघन आबादी से हमको सस्ता श्रम मिल जाता है। परिवहन की बात करते हैं अगर 8वें नंबर पे परिवहन की बात करते हैं, तो परिवहन हमको आंतरिक परिवहन के रूप में मुंबई, कोलकाता, नागपुर, मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग है, यहाँ से हमको परिवहन की व्यवस्था मिलती है आंतरिक में। और अगर बाह्य में बात करें तो एक्सपोर्ट करने के लिए, तो हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह यहाँ पर मौजूद है। और अगर बाजार की बात करें, तो आंतरिक मांग के साथ साथ में इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेलवे कारखाने हैं आसपास में, जैसे चितरंजन है, रेलवे कारखाने जो हैं यहाँ पर इनकी आपूर्ति ज़्यादा होती है। तो इस तरह से कोयला, चूना, डोलोमाइट, लौह अयस्क, मैग्नीज, स्वच्छ जल, शक्ति, सस्ता श्रम, परिवहन, बाजार, ये सभी किसके लिए आवश्यक होते हैं? तो लौह अयस्क इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक दूसरी कंपनी की, जिसका नाम है इसको। इसको हम लोग कहते हैं IISCO। इसको का मतलब हो गया इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी देखते हैं कहाँ से हमको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसकी जो वास्तविक स्थापना मानी जाती है वो होता है 1919 से इसकी स्थापना मुख्य तौर पर मानी जाती है। इसके पहले इसकी शुरुआत 1874 में हो चुकी थी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? IISCO, इसको बोलते हैं हम लोग इसको। पूरा नाम इसका क्या होगा? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। शुरुआत इसकी वास्तविक रूप में कब मानी जाती है?
तो 1919 से, बाकी शुरुआत 1874 से ही हो चुकी थी। तो 1919 में इसकी वास्तविक शुरुआत मानी जाती है, वास्तविक शुरुआत। और फिर इसके बाद अगर बात करें कुछ समय के बाद की, तो 1937 में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। यहां तक बात आपको क्लियर है। फिर इसके बाद जो इसका नाम दिया जाता है, तो नाम इसको यहीं से दिया गया। फिर इसके बाद IISCO इसको नाम इसको दिया गया। अब इसके बाद जो इसकी इकाइयां हैं इसको की, ये मुख्य रूप में 3 इकाइयां इसकी हैं। इसमें जो एक क्षेत्र है, एक इकाई है, वो है बर्नपुर में। बर्नपुर में इसकी एक इकाई है। दूसरी इकाई इसकी है हीरापुर में, हीरापुर में। और तीसरी है कुल्टी में। अब इसमें अगर हम लोग इसका डिस्टेंस देखें, आसनसोल जगह आप सुने हैं, तो आसनसोल से अगर हम सबकी डिस्टेंस देखें तो बर्नपुर जो है वो आसनसोल से करीब 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। और हीरापुर की अगर बात करें तो करीब करीब 6.5 किलोमीटर साउथ में है। और अगर हम लोग कुल्टी की बात करते हैं तो करीब करीब 16 किलोमीटर वेस्ट में स्थित है। तो इस तरह से आपको ये भी मिल गया कि इसको की कुल कितनी इकाइयां हैं। या सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से इसको की कौन इकाई नहीं है। तो यहाँ पर आपको बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी को ध्यान में रखना है। आसनसोल से इनकी लंबाई 5 किलोमीटर पर बर्नपुर है साउथ वेस्ट में। हीरापुर जो है वो 6.5 किलोमीटर अवे है साउथ में। और उसके बाद कुल्टी जो है वो 16 किलोमीटर दूर है पश्चिम दिशा में। तो इस तरह से आपको इसके क्षेत्रों की पता हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करें लौह अयस्क हमको कहाँ कहाँ से इसके लिए मिल पाता है। तो लौह अयस्क जो है जितनी भी आसपास के लोहे की खदानें होंगी वहां से हमको मिलेगा। जैसे यहाँ पर है एक गुना की खान, गुना की खान। इसके बाद यहीं पर होता है सिंहभूम झारखंड का, सिंहभूम झारखंड का। फिर इसके बाद ओडिशा का मयूरभंज है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, लौह अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। कोयले की बात करते हैं तो आसपास के क्षेत्र में जितने भी यहाँ के कोयला क्षेत्र हैं यहाँ से हमको कोयले की प्राप्ति होती है। कोयला के लिए मुख्य तौर पर रानीगंज और झरिया का इस्तेमाल होता है, रानीगंज और झरिया का इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद हम लोग अगर वाटर की बात करें, जल की बात करें, तो यहाँ पर आपको दामोदर और उसकी सहायिका है कौन सी, बराकर नदी। तो यहाँ से इसको स्वच्छ जल मिल जाता है। इसके अलावा सस्ती बिजली की बात करते हैं तो बिजली भी इसको DVC से ही प्राप्त हो जाती है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन से। श्रमिकों की बात करें, सस्ते श्रमिक की अगर बात करें कहाँ से मिल जाता है तो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों से। बंदरगाह की बात करते हैं तो इसके लिए बंदरगाह जो है वो हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह भी मिल जाता है। और फिर इसके बाद अगर हम लोग बाजार की बात करते हैं तो बाजार यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाजार जो है वो चितरंजन लोकोमोटिव को मिल जाता है, रेलवे के कारखानों में चितरंजन लोकोमोटिव में। तो ये पूरा का पूरा आपको इसको का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है कि कहाँ कहाँ पर इसकी स्थापना हुई, कौन कौन सी इसकी इकाइयाँ हैं। और इसके साथ साथ में अगर देखें कहाँ कहाँ से हमको कौन कौन से कच्चे माल के रूप में इसको मिलता है, कौन कौन सी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा।
क्वेश्चन पेपर को मिला लीजिएगा ताकि आपको आइडिया भी रहे कि सवाल हमारी परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं। और जीआईसी लेक्चरर वाले आप इसको लिखते भी रहिएगा क्वेश्चंस के फॉर्म में भी। आप इसमें क्वेश्चंस जो हों उसको छोटा छोटा क्वेश्चन बना करके आप उसको लिखते रहिए, बाकी आगे मैं आपको और बताते भी रहूँगा। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।